नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए संस्कृत के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं जिनके आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और इसमें साथियों मैंने गद्यांश को भी जोड़ा है, इसलिए आप लोग गद्यांश को भी अवश्य लगाएं जिससे आपको पता चले किस तरह का एग्जाम में गद्यांश आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है। क्योंकि आप सभी की बहुत डिमांड आ रही थी, इसलिए मैंने संस्कृत क्लास लाना शुरू कर दिया है। तो शुरू करते हैं भाई प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है यहाँ पर विद्यार्थिनां कार्य निष्पादने दुर्बलतायाः कारणं ज्ञातुं शिक्षिका एकस्या परीक्षायाः प्रस्तुतं करोति, सा परीक्षा कथयति। अर्थात यहाँ पर हिंदी में इसका अर्थ हुआ विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन में दुर्बलता के कारणों को जानने के लिए शिक्षिका एक परीक्षा प्रस्तुत करती है, उस परीक्षा को कहते हैं। तो भाई हमें पता है जिस परीक्षण में दुर्बलता के कारणों का पता लगाया जाता है उसे कहा जाता है निदानात्मक परीक्षा। अर्थात यहां पर जो विकल्प बी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना भाई? ओके, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है एषु विद्यालयेषु सामान्य विशिष्ट शिक्षा मध्ये भेदः न विद्यते ते कथयन्ते। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ जिन विद्यालयों में सामान्य और विशिष्ट शिक्षा के मध्य कोई भेद नहीं होता उन्हें कहा जाता है। देखिए यहाँ पर सीधा है सामान्य और विशिष्ट शिक्षा के मध्य कोई भेद नहीं होता, तो भाई ऐसे विद्यालयों को कहा जाता है समावेशित विद्यालय। आप सभी जानते हैं जो समावेशी विद्यालय होते हैं इनमें क्या होता है सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो पसंद आए आपको वीडियो को लाइक करना है और साथ साथ आपको वीडियो को शेयर भी करना अपने साथियों के साथ। और यदि आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल यहाँ पर फ्री में तैयारी कराई जाती है। प्रश्न क्रमांक 3 में कहा गया है श्रवणम पठनम चेयो। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ श्रवण और पठन ये क्या है ग्रहणात्मक कौशल है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है, या फिर रचना उत्पादक कौशल है, या फिर चिंतन उत्पादक कौशल है। साथियों जो श्रवणम मतलब सुनना और पढ़ना ये भाई कैसे कौशल हैं? ये हैं ग्रहणात्मक कौशल। क्योंकि हम क्या करते हैं सुनकर या पढ़कर क्या करते हैं हम ग्रहण करते हैं। जैसे मान लो मैंने कुछ बात है सुनी किसी से तो मैं क्या करूंगा उसे ग्रहण करूंगा, या कहीं पर मैंने कुछ पढ़ा तो मैंने उसे क्या किया है ग्रहण किया है। अर्थात सुनना और पढ़ना ये दोनों ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। और ध्यान रखिएगा बोलना और लिखना ये दोनों होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। क्योंकि हम क्या करते हैं या तो हम बोलकर या फिर लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया ना? चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। श्रवण कौशलस्य मूल्यांकनार्थम शिक्षकेण प्रयुक्ते विभिन्न गतिविधिषु किम समीचीनम। अर्थात यहां पर इसका अर्थ हुआ श्रवण कौशल के मूल्यांकन के लिए क्या है श्रवण कौशल के मूल्यांकन के लिए शिक्षक द्वारा प्रयुक्त विभिन्न गतिविधियों में से कौन सी उचित है। समीचीनम का मतलब क्या होता है उचित।
क्या है, श्रवण कौशल के मूल्यांकन के लिए शिक्षक द्वारा प्रयुक्त विभिन्न गतिविधियों में से कौन सी उचित है। तो देखिए हमें क्या करना है, श्रवण कौशल का मूल्यांकन करना है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, उच्च स्वर में पाठ को पढ़ने की बात हो रही है विकल्प डी में, मतलब ये क्या है, क्रॉस हो गया। यहां पर क्या है, दृष्ट सामग्री की बात हो रही है, मतलब देखने वाली सामग्री की, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें क्या है, श्रवण कौशल का मूल्यांकन करना है। ठीक है, ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। तो विकल्प सी में कहा गया है श्रुत सामग्र्याः विश्लेषणम, अर्थात श्रुत सामग्रियों का विश्लेषण करना, ये यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। क्योंकि हमें श्रवण कौशल का मूल्यांकन करना है तो हमें उसे श्रवण संबंधित गतिविधि करानी होगी। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है यहां पर प्रथम भाषा विकासः साधारणतया ज्ञायते, अर्थात यहां पर इसका अर्थ हुआ प्रथम भाषा विकास साधारणतया होता है। कैसे होता है भैया, देखिए प्रथम भाषा कौन सी होती है, मान लीजिए कोई बच्चा है तो जो उसकी मातृभाषा होती है वह उसकी प्रथम भाषा होती है ना। और जो प्रथम भाषा अर्थात उसकी मातृभाषा है, इसका विकास कैसे होगा। तो देखिए भाई, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी अपनी मातृभाषा को सीखता नहीं है बच्चा, बल्कि उसे क्या करता है, अर्जन करता है या फिर अधिग्रहण करता है। तो यहां पर विकल्प बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रथम भाषा का विकास कैसे होता है, अधिग्रहण करके होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं भाषा अर्जन से होता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। संस्कृत भाषायाः शिक्षणं संस्कृत भाषायाः शिक्षणं कथम भवेत्, अर्थात यहां पर कहा गया है कि संस्कृत भाषा का शिक्षण कथम भवेत्, मतलब कैसा होता है, संस्कृत भाषा का शिक्षण कैसा होता है। तो भैया संस्कृत भाषा का जो शिक्षण है यह है सरल से कठिन की ओर होता है। तो यहां पर विकल्प बी में कहा गया है सरलात् कठिनम प्रति, अर्थात सरल से कठिन की ओर, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको हिंदी इसलिए बताता हूं जिससे आपको समझ में आए। यदि आपने हिंदी पेडागोजी पढ़ी होगी अच्छे से तो आप संस्कृत पेडागोजी भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग बार बार कमेंट करते हैं संस्कृत पेडागोजी कहां से पढ़ें। भाई हिंदी पेडागोजी पढ़ी है ना आपने, वही तो भाई इसमें है, बस डिफरेंस इतना है, यहां पर संस्कृत में आया है तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा शब्दों को समझना है कि इसका अर्थ होता क्या है, आप समझ जाओगे। जैसे यहां पर देख लीजिए डिसलेक्सिया इति अस्ति, मतलब डिसलेक्सिया यह है। डिसलेक्सिया क्या है, तो भाई हम पता है डिसलेक्सिया क्या है, एक अधिगम अक्षमता है जो कि पठन संबंधी होती है। तो यहां पर विकल्प डी में कहा गया है पठन संबंधी विकारः, अर्थात डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। यदि यहां पर कहा गया होता डिसग्राफिया इति अस्ति तो आप बताते लेखन संबंधी विकार है ना। ओके, डिसकैलकुलिया पूछा जाता तो आप बताते गणना संबंधी विकार है। तो इस तरह से भाई जो हिंदी में है वही यहां पर है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, बिल्कुल भी टेंशन मत लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर कहा गया है पूर्व अनुभव आश्रित संप्रेषणम अधिकृत प्रक्रिया कथयते, अर्थात यहां पर इसका अर्थ हुआ भाई पूर्व अनुभव आश्रित संप्रेषण अधिकृत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए भाई संप्रेषण में क्या होता है, देखिए संप्रेषण का अर्थ होता है मन में आए विचारों को अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना। जब भाई शिक्षक कक्षा में क्या करता है, अपने पहले के अनुभवों के आधार पर बच्चों के साथ संप्रेषण कार्य करता है तो इसे भैया क्या कहा जाता है,
इसे कहा जाता है अधिगम का हस्तांतरण। क्या कहा जाता है? अधिगम हस्तांतरण कहा जाता है। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद भाई हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और इसके बाद इसको मतलब इस वीडियो के लास्ट में मैंने गद्यांश को भी ऐड किया है, वो भी आपको जरूर देखना है। आगमन उपागमः इत्येन अभिप्रायः अस्ति। अर्थात आगमन उपागम इससे अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है आगमन उपागम से? तो भाई आपको भैया हिंदी में पढ़ा है आगमन उपागम, ये आगमन विधि में होता क्या है, हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो बस यहां भी देख लो भाई, विकल्प बी में क्या कहा गया है? उदाहरणई नियमानाम सिद्धांतनाम स्पष्टीकरणम। अर्थात उदाहरणों के द्वारा नियम सिद्धांतों का स्पष्टीकरण करना। विकल्प बी यहां पर हमारा क्या है? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बालेन मातृभाषायाः अधिग्रहणम प्रमुखतः भवति। मैंने अभी आपको बताया था ना, बालक की पहली भाषा क्या है? उसकी मातृभाषा होती है। और जो मातृभाषा है बालक ना उसे पढ़ता है। देखिए बच्चा है मान लीजिए, उसे पढ़ना थोड़ी आता है कि वो पढ़ेगा भैया वो शुरू से ही, या वो लिखेगा, बल्कि क्या करता है वह उसको सुनकर, जो परिवेश में बोलचाल की भाषा होगी वो सभी से सुनेगा, तो क्या करता है उसको वो अधिग्रहण करता है श्रवण के माध्यम से सुनकर। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके ना, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। भाषा शिक्षणे आगमनात्मक पद्धति एषः लाभः अस्ति। अर्थात यहां पर कहा गया है भाषा शिक्षण में आगमनात्मक पद्धति से क्या लाभ होता है। तो भैया इससे ये फायदा होता है, ये तो आपने पढ़ी होंगी, आगमन विधि आपने पढ़ी होगी, उसमें उसके गुण और दोष पढ़े होंगे, है ना। आपने जब आगमन विधि पढ़ी होगी तो उसमें आपने आगमन विधि के गुण पढ़े होंगे और दोष पढ़े होंगे। तो उसमें आपने गुण में पढ़ा होगा कि इसमें क्या है, विद्यार्थियों को रटन अभ्यास नहीं करना पड़ता। तो यही यहां इससे लाभ होता है, सबसे बड़ा लाभ है। विकल्प बी में कहा गया है विद्यार्थिषु रटन अभ्यासस्य अभावः भवति। अर्थात विद्यार्थियों में रटन अभ्यास का अभाव होता है, मतलब इन्हें रटन अभ्यास नहीं करना पड़ता। समझ गए ना। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है यहां पर, थोड़ा इसको ऊपर करता हूं, ओके ठीक है। अब कक्षायाम लेखनस्य प्रारंभम कर्तुम शिक्षकः। अर्थात क्या है, कक्षा में लेखन का प्रारंभ करने से पहले शिक्षक क्या करता है? क्या है यहां पर पूछा गया है, कक्षा में लेखन प्रारंभ करने के लिए शिक्षक, मान लीजिए शिक्षक को कक्षा में लेखन कार्य प्रारंभ करना है, तो इससे पहले शिक्षक क्या करेगा? देखिए सुंदर हस्ताक्षर की बात हुई है, तो भाई यहां पर सुंदर हस्ताक्षर की बात हुई है, तो ये तो आप काट दो, ठीक है। विकल्प सी में कहा गया है विद्यालय आने से पूर्व विभिन्न परिच्छेदों को पढ़ने के छात्र को निर्देश देना, ये भी काट दो। इस क्या है, परिच्छेद को अनुलिखितम, मतलब क्या है, परिच्छेद को लिखने का निर्देश देना नहीं, बल्कि क्या करेगा शिक्षक, क्या करेगा लेखन कार्य प्रारंभ करने से पहले क्या करेगा शिक्षक है, जो विषय है उस पर क्या करेगा, वो मंथन करेगा, ठीक है, और छात्रों से कहेगा इस पर आप अपने विचारों का निर्माण करें। उसके बाद क्या हुआ, लेखन कार्य प्रारंभ करेगा। तो विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। औपचारात्मक पद्धति इति, बताना है जो औपचारात्मक पद्धति है यह क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो निदानात्मक परीक्षा होती है इसमें क्या होता है, कमजोरी के कारणों का पता लगाया जाता है, और औपचारात्मक पद्धति में क्या होता है, जो कमी के कारण ज्ञात होते हैं उनका क्या है उपचार किया जाता है और उन्हें क्या है दूर किया जाता है।
अर्थात यहां पर विकल्प बी में आप देख सकते हैं समस्या नाम निवारणे विजयम प्राप्यति। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, इसका ये अर्थ हुआ भाई समस्याओं के निवारण में विजय प्राप्त करती है औपचारात्मक पद्धति। बिल्कुल सही है विकल्प बी। समझ गए ना। अब इसके बाद भाई हम गद्यांश को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे आपको पता चल सके गद्यांश कैसा आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये है गद्यांश। एग्जाम में आपको क्या करना है, गद्यांश बिल्कुल नहीं पढ़ना, ना आपको टाइम वेस्ट करना है। ये अपना गद्यांश है। प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 तक आपको आंसर देना है गद्यांश के अनुसार। तो हम चलते हैं सीधा प्रश्न के ऊपर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 में कहा गया है अमरकंटकम नाम पर्वतः कुत्र अस्ति। आपको इसका हिंदी नहीं आता, टेंशन मत लें। जैसे यहां पर शब्द है वैसे ही शब्द आपको गद्यांश में देखना है। अमरकंटकम नाम पर्वतः कुत्र अस्ति। चलिए हम देखते हैं। अब यहां पर ही देख लो आप, अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति। मिल गया ना। कहां पर है, अनूपपुर मंडल में है, ठीक है, अनूपपुर मंडले। तो भैया यहां पर देखिए अनूपपुर मंडल दिया है विकल्प सी में, अपना आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। जनः किम कृत्वा आत्मनाम धन्यम मन्यते। बिल्कुल टेंशन मत लो, हिंदी नहीं आती है बिल्कुल भी। जैसे यहां पर शब्द लिखे हुए हैं वैसे आप देखें। हम कहते हैं यहां पर जो लिखा है आत्मनाम धन्यम मन्यते, आप ये 3 शब्द ही देखें। अच्छा कहां पर मिलते हैं आपको, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कहां पर हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर ही देख लीजिए आप, नर्मदयाः परिक्रमण कृत्वा जना आत्मानाम धन्यम मन्यते। मिल गया ना। यहां से देखिए देखो सेम टू सेम है पूरा। तो आगे का क्या है, नर्मदयाः परिक्रमण कृत्वा। तो यहां पर विकल्प ए में हमें मिल गया है हमारा आंसर। मतलब क्या है, नर्मदा का परिक्रमण करके जो लोग हैं वह धन्य मानते हैं अपने आप को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए उद्भवति पदस्य समान अर्थक शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः। अब देखिए यहां पर क्या है, उद्भवति बताना है। जो उद्भवति शब्द है इसके जो समानार्थी शब्द है वह कौन सा अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है। देखिए आपने सुना होगा उद्भव, तो सुना होगा कि भाई इस नदी का उद्गम या उद्भव कहां से होता है। उद्भव का मतलब होता है भाई उद्गम, है ना। ये हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा उद्भव। तो देखिए उद्भव का पर्यायवाची क्या होगा, यहां पर क्या है, वेग, वेगेन धारवती। मतलब यहां पर वेग की बात हो रही है तो ये तो आप काट दो। यहां पर नृत्य करने की बात हो रही है, ये भी काट दो। सम्मोहित करना, ये भी काट दो। क्या बचा हमारे पास, विकल्प बी बचा भाई, ये ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप विकल्प को भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो गद्यांश है भाई बिल्कुल आया हुआ गद्यांश दिया है, ऐसी बात नहीं है मैंने आपको कोई अलग से गद्यांश दिया हो। ये एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैंने गद्यांश लिया है, ठीक है। अगला है नर्मदयाः अपरम नाम अपि अनुच्छेदे प्रयुक्तः। बताना है मतलब नर्मदा का दूसरा नाम इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है। अब देखिए इसको हम देखते हैं। वैसे तो हमने पढ़ा है भैया एमपीजी के में कि नर्मदा का दूसरा नाम क्या है, रेवा है, ठीक है। लेकिन हम अनुच्छेद में देखते हैं, ठीक है। चलिए अनुच्छेद कहां पर था, ठीक है। इसमें आप देखती है क्या है इसका। देखिए दूसरी लाइन में ही देखिए, ऐसा एव रेवा इति नाम अपि प्रसिद्ध। मतलब यह जो है रेवा नाम से प्रसिद्ध है। कौन, नर्मदा नदी। मिल गया ना हमें, ओके ना। ऐसी बात नहीं है भाई, संस्कृत हिंदी से मिलती जुलती है ना। थोड़ा बहुत तो आप अर्थ कर ही लेंगे, ओके। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। लिखा गया है तद द्रष्टुम एतस्य कृते कहा शब्द अनुच्छेद अस्मिन् प्रयुक्तः। मतलब बताना है तद द्रष्टुम, इसके लिए अनुच्छेद में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। देखिए यहां पर क्या है, आप एक चीज देखें, द्रष्टुम
दृष्टम मतलब क्या होता है, देखना होता है ना। वैसे आप देखें दृष्टुम का मतलब क्या होता है, देखना। मतलब यहां पर देखने संबंधी बात हो रही है, तो इसके लिए कैसा शब्द होगा, तो यहां पर विकल्प ए में क्या है, अवलोकनार्थम। क्या है, तद अवलोकनार्थम। मतलब अवलोकन का मतलब भी क्या होता है, देखना। तो हम कह सकते हैं जो शब्द है ये प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, आप चाहे शब्द को देख भी सकते हैं। ठीक है, बाकी यहां पर आकाश हो गया, बाकी कैसा हो गया, ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है बंधा इति पदे किम वचनम। बताना है जो बंधा, बंधक मतलब होता है बांध है। बंधक मतलब क्या है, बांध है। बताना इसमें कौन सा वचन है। तो चलिए इसको देखते हैं भाई हम। बंधा कहां पर लिखा है, बंधा। चलिए मिल गया ना हमें शायद, हाँ ये है। ठीक है, नर्मदा देखिए लिखा है बरगी इंदिरा सागर सरदार सरोवर से बंधा निर्मता संति ही। मतलब देखिए बरगी बांध भी है, इंदिरा सागर सरदार सरोवर, और इसके साथ क्या है, यहां पर लिखा है बंधा। मतलब जो बंधा शब्द है यहां पर इतने सारे बांधों के साथ आया, मतलब ये क्या है, यहां पर बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है ना, तो यहां पर हम कह सकते हैं ये कैसा है, बहुवचन है। ठीक है, विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। का जीवनदायिनी सरत अस्ति। मतलब कौन सी जीवनदायिनी नदी है। सरत का मतलब होता है नदी। ठीक है, तो चलिए यहां पर ही देख लीजिए, पहला लाइन में आप देख सकते हैं नर्मदा अस्मकम प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरत अस्ति। ठीक है, ये लिखा है कौन है, नर्मदा। तो यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारा नर्मदा के साथ चला जाएगा। कहां पर है, विकल्प बी में है। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में मैंने केवल 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।